हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस, जो कि आज का हमारा जो अध्याय रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस अध्याय को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, क्या है? परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जैसे एक आम का पेड़ है, ठीक है, आप उस पर देखेंगे कि आज उसमें फूल आ रहे हैं। क्या है? फूल है। ठीक है, फूल आ रहे हैं। कुछ समय के बाद में आप क्या देखेंगे कि उसमें क्या आ रही हैं, छोटे छोटे फल आ रहे हैं। फिर क्या होंगे? बड़े होंगे। उसके बाद में क्या होंगे? पक जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। तो ये क्या है? समय के साथ में उनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो है ये क्या है? प्राकृतिक का नियम है। ठीक है, याद रखना। और विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। अगर आप दूध को लाते हैं और लाके रख देते हैं तो कुछ समय के बाद में हम देखते हैं वो क्या होता है? खट्टा हो जाता है। तो जो दूध का खट्टा होना है ये क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। जल का भाप में बदलना, फलों का पकना, हमने अभी आपको बताया। लोहे पे जंग लगना। ठीक है, नोट मुख्यतः परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन, जिसको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ऑप्शन है बी रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हमारे पास परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा? फिजिकल चेंजेस। नंबर दो केमिकल चेंजेस। दो प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, ये वे परिवर्तन हैं जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा। वस्तु के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। जैसे देख लेते हैं, रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस भी नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण देख लेते हैं कैसे। शक्कर, ठीक है, चीनी, शक्कर को चीनी भी बोलते हैं, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना और गंधक का पिघलना। जैसे आप क्या करते हैं, 1 लीटर पानी लिए। क्या लिए? आपने 1 लीटर पानी ले लिए। ये कोई पात्र है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया? 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक है, हम देख लेते हैं। 1 लीटर आपने पानी ले लिया, इसमें आपने 250 ग्राम, ठीक है, नमक डाल दिया या चीनी डाल दी। अब क्या करेंगे? इसमें घुल जाएगी। क्या होगी? घुल जाएगी। घुलने के बाद में हम इसको चाहे जो भी करें, हम इसे चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा? बताया गया है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई नई वस्तु नहीं बनती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? कोई नई वस्तु भी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने चीनी डाली है और उससे आप कुछ और बना ले। जैसे कि आप चाहे चीनी से आप नमक नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, चीनी से ही जुड़ी हुई चीजें आपको मिलेगी। ठीक, नया कोई पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। और क्या है? और इसमें क्या कहा गया था? इनमें क्या होता है? वापस विपरीत क्रिया द्वारा भी वापस नहीं लाया जा सकता है। आप चीनी को अगर एक बार घोल दिए हैं तो दोबारा आप उससे चीनी नहीं बना सकते। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नमक को भी अगर आपने घोल दिया है तो आप दोबारा नमक उसको उसी आकार में नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे आप आगे देख लेते हैं। अब क्या है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिनमें
पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नंबर 1, नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, क्या होता है? स्थायी होता है। उदाहरण देख लेते हैं, मैग्नीशियम का जलना, लोहे पे जंग लगना, दूध का खट्टा होना। ठीक है, और जो दूध का खट्टा होना है ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, मैग्नीशियम का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, परंतु ये क्या है? स्थायी है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर से। ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या देख लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अभी हम देख लेते हैं, हमने क्या लिया है यहाँ पे? हाइड्रोजन लिया है, प्लस क्या लिया है? 2 हाइड्रोजन लिए हैं, प्लस क्या लिया है? ऑक्सीजन लिए हैं। ठीक है, अभी तो ये अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2H2O बनेगा, 2 अणु जल के बन जाएंगे। अब हम देखते हैं जो हमारे किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, जो भी अभिकारक, और जो हमें अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होता है या पूर्व में प्राप्त होता है हम उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट, और उत्पाद को हम प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा ताकि जो है आपको कहीं कहीं पे क्या होता है, अभिकारक नहीं देता है तो रिएक्टेंट दे देता है। ठीक है, आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सही बात है, हमने यहाँ पे देख भी लिया। हमने क्या लिया था? हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिया, ऑक्सीजन ले लिए 2 अणु, और हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ है? जल। ठीक है, वाटर। अब हम देख लेते हैं जैसे नौसादर, दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे नौसादर, नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर सूंघिए तो आपको तीक्ष्ण गंध का अनुभव होगा। यह गंध किसकी होती है? अमोनिया की होती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, पहले तो मैं नौसादर का सूत्र पता होना चाहिए। नौसादर को हम रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो हम अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl सूत्र हो गया। अब किसकी बात हो रही है? चूना, चूना की बात कर रहे हैं। तो चूना क्या सूत्र क्या होता है? CaO होता है। अब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो देख लेते हैं, जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? NaH3 अमोनिया बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? CaCl। ठीक है, तो यानी कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और अमोनिया गैस बनेगी। जब अमोनिया गैस बनती है, ठीक है, चूना और हम नौसादर को अंगूठे से रगड़ते हैं तो हमें एक तीक्ष्ण गंध का अनुभव होता है। वो किसकी गंध होती है? अमोनिया की गंध होती है। ठीक है, वो किसकी गंध होती है? अमोनिया की गंध होती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नोट, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये क्या है? एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पहचान, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है? जो नौसादर है ये क्या है? एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसको हम लवण भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लवण। लवण का मतलब क्या होता है? नमक, यानी साल्ट। ठीक है, इसका हम दवाई के रूप में लेते हैं। इसका उपयोग उर्वरक, उर्वरक क्या होता है पहले तो ये हम समझ लेते हैं। उर्वरक उन चीजों को कहते हैं, जैसे आपका खेत है बंजर पड़ा है, ठीक है, खेत में फसल नहीं हो पा रही है, खेत बेकार है, उपजाऊ नहीं है,
तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं नौसादर का। सूखी सेल, बैटरियों और खांसी और जुकाम की जो दवाई होती हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, यानी नौसादर का। ठीक है, आपने देखे होंगे टोरेक्स सिरप आती है, टोरेक्स सिरप को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें अमोनियम क्लोराइड मिला होता है। ठीक है, वो क्या होती है, खांसी और जुकाम के लिए मेडिसिन होती है, उसमें उपयोग किया जाता है इस चीज का। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं नोट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक रिएक्टेंट तथा बनने वाले पदार्थ को क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। ये हमने अभी आपको बता भी दिया था, 2H2 प्लस O2। इसको हम क्या कहते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है हम उसको अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक, इंग्लिश में हम उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमें अभिक्रिया के पूर्व में प्राप्त होता है H2O, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2H2O। ठीक है, तो हमें ये जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप, हमने बता दिया है आपको। या हम उत्पाद को दूसरे नाम से क्रियाफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अभिकारक को हम क्रियाकारक भी बोल सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हो रही है। ठीक है, या कौन सी है। निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 ताप में परिवर्तन, नंबर 3 रंग में परिवर्तन, नंबर 4 गैस में परिवर्तन या गैस का निकलना। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया से अगर गैस निकल रही है तो रासायनिक परिवर्तन, किसी भी अभिक्रिया होने से उसका रंग बदल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, ताप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया है, ये समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद के पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये हमने अभी आपको बताया, चाहे तो आपको फिर हम बता दे रहे हैं। हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने A प्लस B लिया है। ठीक है, और हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई हमारे पास ये क्या लिया है, हमने ये अभिकारक लिया है। ठीक है, अभिकारक लिया है। ठीक है, अभिकारक, और यहाँ पे क्या बना है, उत्पाद बना है। हमें प्राप्त जो हुआ है वो उत्पाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही आपसे पूछा भी जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट, तथा अभिक्रिया के बाद के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं, इस चीज को याद रखना। उदाहरण देख लेते हैं। जब सोडियम Na जल H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा हाइड्रोजन बनता है। हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया है, यहाँ पे Na लिया है प्लस H2O लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। प्लस अब हम बैलेंस करके देख लेते हैं, चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, हमारे पास Na है, Na बैलेंस हो गया। ठीक है, O एक है, बैलेंस हो गया। H हमारे पास यहाँ पे कितना है, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, एक है। ठीक है, और यहाँ पे कितने थे हमारे पास, दो, तो प्लस हम H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और बैलेंस करने की अगर बात आती है तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, ठीक, इसको हम उत्पाद कहते हैं। नोट देख लेते हैं, नोट Na का रासायनिक नाम सोडियम है। ऐसा क्यों है? Na का नाम सोडियम क्यों है? भाई सोडियम S से निकल रहा है, वर्ड बोलने में सोडियम S से आ रहा है, परंतु हम देखते क्या है यहाँ पे Na को क्या कहा जाता है, सोडियम कहा जाता है, जो कि लेटिन शब्द है। क्या है? लेटिन शब्द है, और ये लेटिन शब्द लिया किससे गया? नेट्रियम से लिया गया। किससे लिया गया? नेट्रियम से लिया गया है, ठीक है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। यह एक क्षार धातु होती है, ठीक, इस चीज को भी याद रखिएगा। जल H2O की बात कर लेते हैं। जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है, जिसे आमतौर पर जल या पानी व नीर कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में हम वाटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो पीने वाला पानी होता है उसका सूत्र H2O होता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक आवश्यक यौगिक है। ये अति महत्वपूर्ण आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। फिर हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जल एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2O है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। यह एक पारदर्शी, स्वादहीन और गंधहीन तरल पदार्थ है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह द्रव्य ठोस, यह क्या होता है? द्रव्य, ठोस और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल एक ऐसा यौगिक है जिसका क्या होता है? द्रव्य अवस्था और ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। द्रव्य अवस्था में जल मिलता है, ठोस अवस्था में हमें बर्फ मिलता है, और गैसीय अवस्था में भाप के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी IMP पॉइंट रहने वाला है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे कास्टिक सोडा या लाई भी कहते हैं। यह प्रबल, क्षार और अकार्बनिक यौगिक है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कई औद्योगिक और घरेलू कामों में होता है, जैसे साबुन और डिटर्जेंट बनाना, कागज उद्योग में एल्युमिनियम निकालने के लिए, नालियों और ओवन को साफ करने के लिए, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग रासायनिक उत्पादों जैसे कि रक्त पतला करने में वाली दवाइयों में क्या करते हैं, जो मेडिसिन जिनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां शुरू हो जाती हैं उनको, तो जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन लिखते हैं, उसमें क्या होता है? मेडिसिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो क्या करती हैं? खून को पतला करती हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। रक्त का मतलब होता है खून या ब्लड, पतला करने वाली दवाई, और सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे, ठीक है, कीटाणुनाशकों, क्या करते हैं? कीटाणुनाशकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? कीटाणुनाशकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये भी आपका वेरी वेरी IMP पॉइंट है, वेरी 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 IMP है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसे। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना है। यह 2 परमाणु अणु हैं जो कि रंगहीन और गंधहीन व ज्वलनशील गैस है, ठीक है। ये क्या होती है? एक रंगहीन और गंधहीन ज्वलनशील गैस होती है। इसका उपयोग ईंधन और रॉकेट ईंधन के उपयोग में लिया जाता है। निम्न अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है A अभिक्रिया, ऑप्शन है B उत्पाद, ऑप्शन है C अभिकारक, ऑप्शन है D क्रियाफल। आपको क्या करना है?
इनमें से जो सही उत्तर है उसको आप कमेंट बॉक्स में फटाक से करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए, क्या पूछा गया है आपसे, निम्न अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं। पहले तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा समझ लेंगे ताकि आपको फिर से दोबारा समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हमने अभिक्रिया करा ली है, क्या कराएंगे, 2H2 लिए हैं प्लस O2 लिया, ठीक है। ये दोनों गैस हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है वो H2O प्राप्त हो रहा है। हमने आपको बताया है कि किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेता है हम उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, क्रिया कारक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रिया कारक कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमें प्राप्त होता है हम उसको क्या कह सकते हैं, उत्पाद कहते हैं। या हम क्या कह देंगे, उत्पाद नहीं कह रहे तो क्या कहेंगे, हम क्रियाफल कह देंगे, ठीक है, क्रियाफल, याद रखिएगा। अब हमने क्या यहाँ पे पूछा आपसे, क्या गया है, निम्न अभिक्रिया में भाग लेने वाले। हमने अभी आपको बताया कि किसी भी अभिक्रिया में भाग जो लेते हैं उनको हम अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। तो निम्न अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। हम आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से नौसादर का सूत्र कौन सा है, ठीक है। निम्न में से नौसादर का सूत्र, पहले तो नौसादर क्या होता है हमने अभी डिटेल में आपको हम बता दे रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसको हम दूसरे नाम लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यह एक तरीके का क्या होता है, नमक होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये होता है। और हमने अभी आपको नौसादर है जो बड़ी विद्वत से ही पीछे समझा दिया है। तो जो है अब देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही सूत्र है। अभी देखते हैं ए ऑप्शन में जो है हमारे पास क्या है, अमोनिया, NH3 जो सूत्र होता है वो किसका होता है, अमोनिया का होता है, अमोनिया का सूत्र होता है। H2O किसका सूत्र होता है, जल का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब ये क्या बचा है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि अमोनियम क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक लवण होता है। तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे, निम्न में से नौसादर का सूत्र कौन सा है। हमने अभी आपको बताया कि अमोनियम क्लोराइड को ही हम क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अभी आपसे पूछा गया है, निम्न में से स्थायी परिवर्तन कौन सा है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन सही है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ए और बी दोनों सही हैं, गलत है क्योंकि भौतिक परिवर्तन पहले से ही गलत है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हमने कहा कि ये भी रासायनिक परिवर्तन सही है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इस चीज को याद रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे आपसे,
नौशादर और चूना की अपक्रिया कराने से आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक अपक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या कराएंगे, एक अपक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। हमने क्या लिया है, नौशादर। नौशादर का सूत्र हमने क्या बताया था अभी आपको, NH4Cl बताया था। प्लस क्या लिया है, चूना। चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो CaO हो जाएगा। अब हम इसकी क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे। जब हम इसकी अपक्रिया कराएंगे तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, CaCl ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, CaCl बन गया हमारे पास। ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या है, यहाँ एक ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2H2O ले लेंगे। ठीक है, प्लस देख लेते हैं क्या बचा है हमारे पास। अभी यहाँ पे N बचा है और H बचा है एक। ठीक है, ये बचा है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारे पास तो बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस है। ठीक है, Cl भी बैलेंस है, परंतु हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। तो 2, ये हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। क्लोराइड 2 वहां पर भी हो गए, 2 यहाँ पर भी हो गए। कैल्शियम हमारे पास एक है, ठीक है। ऑक्सीजन एक है, ठीक है। और N हमारे पास कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। तो हम यहाँ पे 2 ले चुके हैं, तो हमारे हाइड्रोजन कितने यहाँ पे दिखाने हैं, 6। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये हमारी अपक्रिया बैलेंस हो गई। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, CaCl2। तो हम इनमें देख लेते हैं CaCl2 किस में है, ए वाले ऑप्शन में है CaCl2। बी वाले में देख लेते हैं CuSO4 SO2 H2, ये गलत हो गया। MgO ये भी गलत है, NaOH ये भी गलत हो गया। फिर हम देख लेते हैं H2O भी है इसमें। फिर देख लेते हैं 2NH3, ठीक इसमें। तो हमारा जो सही उत्तर, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए उत्तर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको बोर्ड के एग्जाम में हल करने हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। किसके रूप में लिखे जाते हैं, अणु के रूप में। जैसे आपको लिखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप किस तरीके से लिखेंगे, H2 के रूप में लिखेंगे, ना कि हाइड्रोजन इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन अणु के रूप में लिखे जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। उदाहरण देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन को क्रमशः H2N2O2 तथा Cl2 लिखते हैं, क्योंकि ये रासायनिक द्विपरमाणुक डाई एटोमिक गैसें हैं। ठीक है, एक परमाणु तत्व उनके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर को क्रमशः Na, Mg और Cu लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अभिकारकों व उत्पादों के बीच धन प्लस चिन्ह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम धातु Mg, ठीक है, ऑक्सीजन O2 में जलती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है हाइड्रो, उदाहरण लिया है Mg प्लस O2 होगा, आएंगे तो Mg प्लस O2। ठीक है, तो MgO बनेगा। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 यहाँ पर भी ले लेंगे, 2 यहाँ पर भी ले लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया कि किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों के मध्य बराबर या तीर का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जब हम अपक्रिया कराते हैं तो उनके जो मध्य का भाग होता है उसमें क्या करते हैं, या बराबर का, ठीक, या तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, ये तो देख लेते हैं। उदाहरण में दिया गया है Mg प्लस O2, तो MgO बनेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और इसको मैग्नीशियम का धातु कहते हैं,
ये ऑक्सीजन गैस है। तो अब जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास उत्पाद में? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना रासायनिक समीकरण के बाएं और तथा दाएं और प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। ठीक है। जो हमारे पास पहले से ही परमाणु होगा वही क्या होगा? बनेगा। जैसे कि हमने आपको ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया है Mg 2Mg प्लस O2। ठीक है। अब हम क्या कराएंगे? अब क्रिया कराएंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा गया है? बाईं और तथा दाईं और दोनों प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे Mg कितने? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने? 2 हैं। तो 2MgO बनेगा। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। Mg भी 2 है, 2Mg भी है। तो ये क्या है? अभिक्रिया बैलेंस है। ठीक, संतुलित यानी बैलेंस है। और जब तक रासायनिक समीकरण को आप संतुलित नहीं करेंगे तब तक वो सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, याद रखना। और इससे हमने ये भी देख लिया नोट में, रासायनिक परिवर्तन में कोई ना तो नया परमाणु बना है और ना ही कोई नष्ट हुआ है। जो भी हमारे पास परमाणु थे वही आपस में जुड़ करके एक नए परमाणु का निर्माण कर लिए। ठीक है। समीकरण की कमियां एवं सीमाएं देख लेते हैं। नंबर 1, भौतिक अवस्था। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस। ठोस को हम किससे? स्मॉल एस से लिखते हैं। द्रव को हम स्मॉल एल से लिखते हैं। गैस को हम स्मॉल जी से लिखते हैं। ठीक है, के बारे में पता चलता है भौतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता हो? ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में पता चले उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VIMP। ठीक है। नोट, कुछ अभिक्रियाओं की गति तेज होती है और कुछ की मंद होती है। क्या होती हैं? कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तेज गति से होती हैं, कुछ की मंद गति होती हैं। देख लेते हैं उदाहरण संख्या 1। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। आप क्या करेंगे? सोडियम लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे और मेटल को हम क्या करते हैं? जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो जब बहुत तीव्र गति से एक अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या होती? जो कि क्या होती है? एक ज्वलनशील गैस होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील गैस होती है। वो एक बड़ी तीव्र गति से निकलेगी। तो ये अभिक्रिया जो सोडियम जल के साथ में अभिक्रिया होती है अति तीव्र गति से होती है। ठीक है। और दूसरी देख लेते हैं, ऑप्शन बी, लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगना, देखा होगा कि आपने लोहा लाते हैं और घर में रख देते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने बहुत समय लगते हैं। क्या होता है? बहुत ज्यादा समय लगते हैं तब जाके उसमें जंग लगती है। तो ये बहुत अति मंद अभिक्रिया होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं नंबर 3, जलीय विलयन को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने अभी बताया, गैस के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल जी लिखते हैं। ठोस के लिए स्मॉल एस लिखते हैं और द्रव के लिए एल लिखते हैं। परंतु क्या जलीय विलयन को लिखने के लिए हम क्या करता है? एक्वो को लिखता है, AQ को लिखते हैं। किसको? AQ को लिखते हैं। ठीक है, इसको एक्वा बोलते हैं। लिखा। ठीक है। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या लिया है हमने? 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस लिए है। और क्या लिए हैं? O2 लिए हैं, गैस लिए हैं। ठीक है। और बनेगा जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 2H2O प्राप्त होगा, जो कि जल होता है। जल को जलीय विलयन या जल को हम कैसे लिखते हैं? AQ से लिख सकते हैं और स्मॉल एल से भी लिक्विड भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थ को चिन्ह द्वारा और अवक्षेप पदार्थ को इस तरीके के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं? कोई अभिक्रिया कराते हैं, अगर देखते हैं उसमें गैस निकल रही है तो हम क्या करेंगे? जो तीर का निशान लगाएंगे ऊपर की तरीके से लगाएंगे, और कुछ उसमें अवक्षेप बैठ जाता है, नीचे ताली में बैठ जाता है, तो हम किस तरीके से? इस तरीके से
उसमें निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया है। जब हम उसकी अपक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये क्या होती है, उड़ जाती है। जब उड़ जाती है तो हम इसका तीर कैसे ऊपर की ओर दिखा देते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका IMP पॉइंट है। ठीक है, IMP पॉइंट है। नोट, रासायनिक गुण, इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, CaCO3 है। यह 550 डिग्री C से ऊपर गर्म करने पर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में बदल जाता है। ठीक है, ये व्यवहारिक रूप से आघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक उपस्थिति यानी ये कहाँ पाया जाता है, किसकी बात हो रही है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। यह प्राकृतिक में चूना पत्थर, संगमरमर, समुद्री जीवों के खोल, ठीक है, अंडों के छिलकों के रूप में पाया जाता है। भौतिक अवस्था, यह एक सफेद गंधहीन पाउडर या रंगहीन क्रिस्टल के रूप में होता है और पानी में बहुत कम घुलनशील होता है। इस चीज को याद रखना है आपको, ये आपका वेरी वेरी IMP पॉइंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCl होता है। यह एक प्रबल संचारक अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रबल संचारक अम्ल होता है। ये हमारे जो है आमाशय में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आमाशय में भी पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय में पाया जाता है। इसे म्यूएटिक अम्ल या साल्ट स्पिरिट भी कहते हैं। यह हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपको, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है और इसका उपयोग देख लेते हैं। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे प्लास्टिक के संश्लेषण, जोड़ना, मिलाना या जिससे कुछ नया बनता है और धातुओं को साफ करने में किया जाता है। मनुष्यों में यह पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक अम्ल, पेट का अम्ल का एक घटक है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है, ये पचाने में मदद करता है। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, हमने अभी आपको बताया भी है। मुख्य गुण क्या है, इसके मुख्य गुण देख लेते हैं। यह एक रंगहीन, तीखा गंध वाला एक संचारक पदार्थ है। ठीक है, तीखा गंध वाला पदार्थ होता है ये। अब बात करते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड यह एक अकार्बनिक यौगिक है। रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो CaCl2 होता है इसका सूत्र। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस गंधहीन होता है जो पानी में अत्यधिक घुलनशील और अपनी नमी सोखने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर बर्फ पिघलाने वाले धूल नियंत्रण और एक डेसिकेंट वाले पदार्थों के रूप में बेचा जाता है या जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, IMP पॉइंट है आपका ये। सुरक्षा एवं सावधानियां, इससे कैसे सुरक्षा करें और किस तरीके से सावधानियां बरतें। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। अगर आपकी त्वचा से में लग जाता है तो क्या करेगा, जलन पैदा कर सकता है। खासकर अगर त्वचा नम हो, क्या हो, त्वचा अगर नम हुई तो खास करके ये जलन पैदा करेगा। निगलने पर मुंह और गले और पाचन तंत्र में जलन पैदा कर सकता है, जिससे मितली उल्टी का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग, और पेट में दर्द हो सकती है, स्टमच पेन हो सकता है। ठीक है, अब ये आपका जो प्रश्न है वेरी वेरी IMP है, वेरी 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 IMP है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। यह कार्बन के एक परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना अणु है। यह एक
अकार्बनिक यौगिक है जो कई प्रक्रियाओं में शामिल होता है, जैसे कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, जो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से दोहरे बंधों द्वारा जुड़ा होता है। यह एक रंगहीन गैस है जो हवा से भारी होती है। ये क्या होती है? हवा से भारी होती है और इसमें कोई गंध नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जैसे हमने ऑक्सीजन ली है, क्या लिए हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद में हम जब छोड़ते हैं तब क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास जाती है? पौधों के पास जाती है। पौधे क्या करते हैं? उसका उपयोग करके वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ठीक है, क्या होता है? इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। ये आपका वेरी 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 आईएमपी है, इसको जरूर याद रखिएगा आप। उपयोग की बात कर लेते हैं। किसकी उपयोग की? CO2 की बात हो रही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। जैसे श्वसन, रिस्पायरेशन, जीवित प्राणियों द्वारा छोड़ी। हमने अभी आपको बताया, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। छोड़ी जाने वाली गैस। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पौधों द्वारा सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। नोट, आग बुझाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थ सोडा, जैसे आप सोडा पीते होंगे या कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, और अन्य पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इसमें ताकि उसमें क्या हो? बुलबुले जैसे होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है? सोडा जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है, और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों में भी उपयोग किया जाता है। इस चीज को याद रखना है आपको। ये आपका वेरी वेरी आईएमपी है पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है 2-4 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, इनके अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो निम्न में से जलीय विलयन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आपके पास A G, ऑप्शन है B S, ऑप्शन है C AQ, ऑप्शन है D A एंड B। तो हमने देख लेते हैं इसमें से जो होता है G जो प्रदर्शित करता है वो गैस को प्रदर्शित करता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं। ठीक है, गैस को प्रदर्शित करता है। S होता है वो किसको? ठोस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, AQ जो होता है जलीय विलयन को प्रदर्शित करता है, जलीय विलयन को, जलीय विलयन। ठीक है, और L होता है वो द्रव को। ठीक है, द्रव को L होता तो किसको? द्रव को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमारे पास सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, AQ। अभी पूछा गया है आपसे कि भौतिक अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। हमने आपको बताया भी था। कौन सी होती? ठोस, गैस, द्रव, 3 होती हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया? भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है A गैस सही है, ऑप्शन है B ठोस सही है, ऑप्शन है C द्रव लिक्विड सही है, ऑप्शन है D उपरोक्त सभी। तो हमारा इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा D, सभी सही हैं। ठीक, ये उत्तर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं निम्न में से मंद क्रिया कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे मंद की बात हो रही है। अगर मंद की बात आ रही है तो इनमें से जो सबसे मंद क्रिया है उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन है A लोहे पे जंग लगना, ये मंद क्रिया है। ठीक है, ये सही लग रही है। ऑप्शन है B सोडियम की जल के साथ में क्रिया करे, ये तीव्र अभिक्रिया है। ये क्या है? तीव्र गति से होती है क्रिया है, तो ये नहीं हो सकती, ये तो कट गई। दूध का खट्टा होना, ये भी नहीं हो सकती, कि भी थोड़ा लोहे पे जंग लगने से तो थोड़ी तेज होती है, तो ये भी नहीं हो सकती। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो A सही हो जाएगा, लोहे पे जंग लगना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब पूछा गया है आपसे कि निम्न में से संतुलित अभिक्रिया कौन सी है?
संतुलित यानी बैलेंस, बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, हम बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए ऑप्शन देख लेते हैं, MgO2। ठीक है, तो यहाँ पे Mg कितने हैं, 1 है, और O2 कितने हैं, 2। तो यहाँ पे Mg 1 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये गलत हो गई। फिर बी ऑप्शन देख लेते हैं, 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। जब 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उत्पाद में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये भी गलत हो गई। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी में 2 हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन भी 2 अणु हैं, तो हमारे पास जो है उत्पाद में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है, तो ये सही हो गया। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अब कारक में भी देख लेते हैं, तो 2 में मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, और 2 मैग्नीशियम उत्पाद में भी है और 2 ऑक्सीजन भी। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब क्या देखना है हमें, निम्न में से उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह प्रतीक कौन सा है। H2 लिए हैं प्लस क्या लिया है हमने, O2 ले लिया से जब क्रिया कराएंगे तो 2H2O बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। हमने जब जल को दोबारा गर्म करेंगे तब फिर क्या हमें प्राप्त होगा, ये तो ये क्या हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। जब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इसमें चिन्ह हम किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। तो हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी बराबर की है, ये तो हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगा सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। उपरोक्त तो कोई भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोजन या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इन अभिक्रियाओं में कोई भी नया सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लिया है, 2Mg लिया। ठीक है, प्लस क्या लिए हैं, O2 लिए। तो ये हमारे पास क्या है, 1 से 2 अभिकारक हैं और हमने क्या किया है, अभिक्रिया कराई है, तो 2Mg बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, सह उत्पाद नहीं बना है हमारे पास में। ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण की बात कर लेते हैं, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl दोनों ही गैसीय यौग हैं। दोनों संपर्क में आने पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनाता है। देख लेते हैं, हमने क्या लिया है यहाँ पे, NH3 प्लस क्या लिए हैं, HCl। ठीक है, देख लेते हैं क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम ठीक, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। उदाहरण, कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 या फास्जिन नामक विषैली गैस बनती है। ठीक है, कैसे, CO ले लेते हैं प्लस हम Cl2 ले लेंगे। ठीक है, जब हम अब क्रिया कराएंगे तो COCl2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या होती है, ये कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जिन गैस भी कहते हैं इसको, और ये क्या होती है, विषैली गैस होती है। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO होता है। गुण की बात करें, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है।
प्राकृत यह अत्यधिक विषैली है और मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकती है। उत्पत्ति यह एक अधजली कार्बनिक सामग्री जैसे लकड़ी, पेट्रोल, गैस आदि से बनती है। उपयोग की बात करें तो इसे कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि धातु विज्ञान और रासायनिक संश्लेषण में यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी कहा जाता है, या भी कह सकते हैं इसको। आपको वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम किसकी बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे, यानी क्लोरीन की बात करेंगे। Cl का रासायनिक नाम क्लोरीन है, जिसे डाइक्लोरीन भी कह सकते हैं, ठीक है। यह सामान्य ताप पर और दाब पर एक गैस है जो पीले रंग की होती है और तेज गंध वाली होती है। ये क्या होती है, तेज गंध देती है। यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट होता है, ठीक है। उपयोग विभिन्न औद्योगिक या उद्योगों में होता है इसका, जैसे कि विरंजन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक, कीटनाशक और रसायनों के उत्पाद में इसका उपयोग किया जाता है। का रासायनिक नाम कोबाल्ट क्लोराइड है, ठीक है। यह एक, इसको हम फास्जिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है, का एक अकार्बनिक यौगिक है जो कोबाल्ट और क्लोरीन से मिलकर बना है और इसे नमी संकेतक, उत्प्रेरक और रासायनिक उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोग में लिया जाता है। सुरक्षा की बात करें, कोबाल्ट क्लोराइड को संभावित कैंसरकारी माना जाता है। ये क्या होता है, एक कैंसरकारी होता है। उदाहरण की बात करें तो कोयला, सी, कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, ठीक है, कार्बन को कोयला, ठीक है। ऑक्सीजन यानी CO2 की बात करें में दहन करा के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सी लेते हैं प्लस, ये जबकि ठोस अवस्था में होता है, प्लस क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। और हम इसकी जब अपक्रिया कराते हैं तो देखते हैं हमारे पास CO2 प्राप्त होता है। क्या होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है। क्या होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। विस्थापन अपक्रिया की अगर बात करें, किसकी बात करें, विस्थापन अपक्रिया की बात करें, जिसमें एक अभिकारक या क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अधिक शक्तिशाली होता है वो कमजोर व्यक्ति को क्या करता है, हरा देता है या हटा देता है उसके स्थान से। तो ऐसे ही बात हम Zn लेंगे, जिंक लेंगे, प्लस H2SO4 लेंगे, H2SO4। Zn को हम जिंक बोलते हैं, H2SO4 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब हम क्या कराएंगे, इसके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में हम Zn की परत डालते हैं या रोड डालते हैं, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ZnSO4 प्राप्त होगा, ठीक है। प्लस क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, Zn उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है उससे ये क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, इसी कारण से उसको विस्थापित कर देगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 ले लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा ZnSO4 बनेगा, ठीक है। ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉपर की अपेक्षा Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसीलिए वो क्या करता है, उसके विलयन से उसे विस्थापित कर देता है। अब हम देख लेते हैं कौन किससे ज्यादा अधिक क्रियाशील है और कौन किसको हटा सकता है अपने विलयन से। नोट, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात करें तो हम के जो है Na से अधिक क्रियाशील है, Ca से Na, और ये जो इधर की जो आप देख रहे हैं, जैसे Ca से Mg से Ca, कैल्शियम अधिक क्रियाशील है, एल्युमिनियम से मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, Zn यानी जिंक से एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, फेरस से जिंक अधिक क्रियाशील है, लेड से आयरन अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन गैस से लेड अधिक क्रियाशील है। कॉपर की अपेक्षा हाइड्रोजन गैस अधिक क्रियाशील है। Hg यानी पारा से अधिक कॉपर अधिक क्रियाशील है। Hg यानी सिल्वर, Ag यानी सिल्वर से अधिक जो है Hg अधिक क्रियाशील है। Au गोल्ड
गोल्ड की अपेक्षा सिल्वर अधिक क्रियाशील है। तो हम जो है सबसे अधिक क्रियाशील किसको मानते हैं? के को, पोटेशियम को। उसके बाद में घटता हुआ क्रम है, घटती हुई अभिक्रियाशीलता। और सबसे कम किसको हम मानते हैं? एयू को मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सबसे कम। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहीं पे क्या कराते हैं, एक अभिक्रिया करा के देख लेते हैं और समझ लेते हैं उसके माध्यम से। जैसे हमने क्या लिया है, हम क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, यानी पोटेशियम प्लस क्या ले लेते हैं हम, ZnSO4 ले लेते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट ले लेते हैं। अब हम अभिक्रिया जब कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि Zn से हमारा पोटेशियम अधिक क्रियाशील है तो KSO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, Zn अलग हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आप करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले विलयन में आयरन यानी Fe की पत्ती डाली जाती है तो आयरन धातु तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को विस्थापित कर देता है, जिससे उसका नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग FeSO4 में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही हमने अभी आपको बताया भी है, आप इसको कर सकते हैं। अब उदाहरण संख्या हम क्या कर लेते हैं, 2 देख लेते हैं उदाहरण। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के जलीय विलयन में, ठीक है, क्या करते हैं, जिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 तथा कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, हमें ये क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा। चाहे तो एक हम करके देख लेते हैं, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Zn। जब हम इसको क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्राप्त होगा, प्लस क्या प्राप्त होगा, कॉपर प्राप्त होगा। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप कर दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट नंबर 3 देख लेते हैं। नोट, यहाँ पर Cu से Zn अधिक क्रियाशील है, Cu से Zn अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और Zn उसका स्थान स्वयं ले लेता है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील होगा वो उसको विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा। हम क्या करेंगे, इनसे जुड़े हुए कम से कम 4-5 हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न हल करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। निम्न में से कोयले का प्रतीक कौन सा है? आपसे पूछा गया है कोयला कौन सा है, किस कोयले का प्रतीक कौन सा? ऑप्शन है आपके पास A Na, ऑप्शन है B C कार्बन, ऑप्शन है C पोटेशियम, ऑप्शन है D Zn जिंक। तो हम बात करते हैं, Na किसका प्रतीक होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, सोडियम का। C किसका होता है, कार्बन का, कोयले का, कोयला कोयला होता है। पोटेशियम किसका होता है, पोटेशियम का प्रतीक होता है। ठीक है, और Zn किसका होता है, जिंक का, या जस्ता भी कह सकते हैं, जस्ता का। ठीक है, तो इनमें से पूछा क्या गया है, निम्न में से कोयले का प्रतीक कौन सा है? तो कोयला पूछा गया, कोयला कौन सा होता है, C कार्बन। तो हमारा सही उत्तर B हो जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन अधिक क्रियाशील है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो देख लेते हैं, सबसे जो अधिक क्रियाशील है वो कौन सा है, हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको सक्रियता श्रेणी में बता दिया है कि जिसका स्थान सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है, तो इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन है, लोहे पे जंग लगना, ये सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा लोहे पे जंग लगना, C ऑप्शन। अब देख लेते हैं, HCl का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सही लग रहा है। ऑप्शन है B सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, इसको हम नमक भी बोलते हैं। ठीक है, साधारण नमक जो हम खाते भी हैं वही नमक। ठीक है, C हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये भी नहीं हो सकता। HNO3 या 2, ठीक है, जो भी है। ऑप्शन D निम्न में से कोई नहीं, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
और ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाता है। अब पूछा गया है कि निम्न में से सह उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, सह उत्पाद किसे कहते हैं या किसमें बना है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है सह उत्पाद की अगर बात करें तो हम पहले तो एक अपक्रिया कराएंगे, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया है, एक अपक्रिया ली है, क्या लेंगे हम, CaSO4 प्लस Zn लेंगे। ठीक है, तो Zn से Ca से कॉपर से नहीं कैल्शियम से Cu ले लेते हैं ना, यहाँ पे क्या लेंगे Cu, कॉपर से क्या है Zn जिंक अधिक क्रियाशील है तो उसको क्या करेगी, विस्थापित करेगी। तो हम यहाँ पे क्रिया करा के देख लेते हैं। ठीक है, हमने अब क्रिया कराई है, तो अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा Cu। तो ये Cu जो होता है ये क्या है, बाह्य उत्पाद है। बाह्य उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट या सह उत्पाद है। तो सह उत्पाद यानी जो हमें जो चाहिए था उसके साथ साथ में कुछ और भी बनता है, उसे हम बाह्य उत्पाद या सह उत्पाद कह सकते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं किसमें क्या बन रहा है। ठीक है, सह उत्पाद की बात करें तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन ए में नहीं बन रहा है, ये भी गलत हो गया। बी में इसमें भी नहीं है, सी में इसमें भी नहीं है, और इसमें Cu कॉपर है। ठीक, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रासायनिक समीकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के परमाणु भार की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो उसे हम कहते क्या हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और बनने वाले यानी उत्पाद, प्रोडक्ट की बात हो रही है, तत्व या यौगिक के परमाणु भार, क्या है, परमाणु भार की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर लेंगे एक, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या लेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हम क्या लेंगे HCl। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, NaCl प्लस जो प्राप्त होगा क्या, H2O। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। H2O क्या होता है, जल होता है, और NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, साधारण नमक होता है जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते क्या है, हमारे पास ये क्या है, इधर जो हमने लिया है NaOH लिया है प्लस Cl लिया है, ये क्या है, अभिकारक है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और NaCl प्लस H2O ये क्या है, अभिक्रिया से बनने वाले तत्व हैं, ये क्या है, अभिक्रिया के बाद में ये बने हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, देखते हैं कि ये क्या है, रासायनिक समीकरण इक्वेशन यानी बैलेंस है या नहीं है, किस तरीके से करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, NaCl का देख लेते हैं, NaOH का देखेंगे, किसका देखेंगे, NaOH का देख लेते हैं। अब NaOH में क्या देख रहे हैं, NaOH का क्या होता है, Na का कितना होता है, परमाणु भार संख्या कितनी होती है, 23 होती है, कितनी होती है, 23 होती है। और OH, O की कितनी होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। H की कितनी होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया है तो 1 हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे कितने टोटल हो गए हैं हमारे पास, कितने हुए हैं। ठीक है, इसको हम बाद में टोटल कर लेंगे। फिर देख लेते हैं किसका, HCl का, HCl का देख लेते हैं। H का कितना होता है, हमने अभी आपको बताया 1, Cl का कितना होगा 35.5, कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, ये होता है।
तो रेशियो अगर हम निकालते हैं इसका तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ठीक है, कितने होते हैं यहाँ पे Na के कितने हैं 23, Na के 23 प्लस कितने हो जाएंगे 16 ऑक्सीजन प्लस 1, तो यहाँ पे हम जब जोड़ते हैं तब कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। परमाणु भार संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 हो जाएगी, ठीक है, परमाणु संख्या ठीक कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, किसकी NaOH की हो जाएगी, ठीक है। फिर हम किसकी देख लेते हैं, इसकी 36.5 हो जाएगी, HCl की कितनी हो जाएगी 36.5 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने किसका देख लिया था अभिकारक का देख लिया था, अभिकारक का देख लिया था, ठीक है। अब हम किसका देखेंगे उत्पाद का देखेंगे। याद रखिएगा HCl का कितना आया है परमाणु भार संख्या 36.5, ठीक है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आया है 40, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। हम अभी क्या करेंगे किसका निकालेंगे उत्पाद का निकालेंगे। अब उत्पाद का भी देख लेते हैं, क्या करेंगे हम उत्पाद का निकाल लेते हैं। अब उत्पाद का क्या करेंगे हम, हमारे पास उत्पाद में क्या है NaCl है, क्या है NaCl है, प्लस क्या है H2O है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे Na का कितना होता है 23 होता है, अभी हमने आपको बताया, प्लस Cl का कितना हो जाएगा बराबर, Cl का हमने अभी आपको बताया था 35.5 होता है, तो इनका रेशियो कितना आएगा बराबर 58.5 ग्राम परमाणु भार आ जाएगा। फिर हम किसका देख लेते हैं H2O का, H कितने हैं हमारे पास 2, तो बराबर 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, तो बराबर कितने हो जाएंगे 16, तो बराबर कितने हो जाएंगे 8, यानी जल का जो परमाणु भार संख्या जो होती है वो कितनी होती है 18 होती है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 58 पॉइंट, हम देख लेते हैं 58.5 प्लस 18, ठीक है, कितना हो जाएगा NaCl प्लस H2O का कितना आया था हमारे पास 58.5 प्लस कितना आया था 18 आया था, ठीक है। इस चीज को इसको हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं, जब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 76.5 आ जाएगा। अब हम किसका देख लेते हैं NaOH का देख लेते हैं, NaOH प्लस किसका देख लेते हैं HCl का, HCl NaOH का कितना था ये भी देख लेते हैं, NaOH का कितना था हमारे पास टोटल कितना था 40 प्लस कितना था 36.5 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये जोड़ बराबर करके देख लेते हैं हम 76.5। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक में परमाणु भार संख्या कितनी है 76.5 है, और जो उत्पाद बना है उसमें परमाणु भार संख्या कितनी है 76.5 है, तो ये क्या है डन है, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो पहला उदाहरण हुआ सफल हुआ, सही है, ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे उदाहरण संख्या 2 देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण संख्या हम क्या करेंगे 2 देख लेते हैं। उदाहरण संख्या 2 में हम क्या लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या लेंगे हम 2HCl ले लेंगे, ठीक है। अब जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे, ठीक है, परमाणु भार संख्या निकालेंगे। अब देख लेते हैं एटॉमिक मास ने एटॉमिक वेट निकालेंगे, क्या करेंगे हम इनका परमाणु भार संख्या निकालेंगे, ठीक है। पहले हम किसकी निकालेंगे अभिकारक, ये क्या है हमारे पास अभिकारक है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिए। ये क्या है हमारे पास उत्पाद है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि जो अभिकारक
और उत्पाद में देखना यह है कि परमाणु भार संख्या बराबर है या नहीं है। अगर है तो हमारी अभिक्रिया सही है, अगर नहीं बराबर है तो अभिक्रिया नहीं सही है, ठीक है, वो बैलेंस नहीं मानी जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि यह सही है या नहीं है। क्या करेंगे हम, पहले लेंगे हम किसका, अभिकारक का देख लेते हैं। हमारे पास अभिकारक में क्या था, CaCO3, ठीक है, CaCO3 है, तो Ca का हम निकाल लेते हैं। Ca का कितना है, ठीक है, Ca का कितना आ जाएगा, 40 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, हमने अभी आपको बताया। किसका निकाल लेते हैं, पहले हम कार्बन का निकालेंगे। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 है, ठीक है, कार्बन हमारे पास कितना है, 1, और कार्बन का परमाणु भार संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, 100, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 100 आ गया, परमाणु भार संख्या आई। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने किसका निकाला है, अभी देखा है, ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल के देख लिया है। अब हम किसका देख लेते हैं, 2HCl का देख लेते हैं। किसका देखेंगे, 2HCl का देख लेते हैं, ठीक है। 2HCl का हम जब देखेंगे तो HCl का H हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हो जाएंगे। Cl के कितने होते हैं, हमने अभी आपको बताए थे, 35.5 होता है एक का, तो हमारे पास 2 हैं, तो 2 के कितने हो गए, 71, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 73, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 173 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 173 परमाणु भार संख्या हो जाएगी, ठीक है। किसकी, अभिकारक की, किसकी बात हो रही है, अभिकारक की, इस चीज को जरूर से याद रखिएगा, अभिकारक की 173 परमाणु भार संख्या हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उत्पाद की निकालेंगे। अब उत्पाद की निकालेंगे, उत्पाद में हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम क्लोराइड बना था, जल बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। और यहाँ पे कितना हमारे पास आया है, 173 आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं क्या हमारे पास 173 आता है, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या था, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का निकाल लेते हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड का निकालने के लिए हमें सी ए का निकालना है, पहले किसका निकालना है, सी ए का निकालना है। सी ए कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। फिर किस, Cl2 का निकालना है, ठीक है, Cl2 का कितना होता है, हमने अभी आपको बताया, एक Cl का कितना होता है, 35.5 होता है, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 111, कितना हो जाएगा, 111 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका हम निकाल लेते हैं, जल का, H2O का निकाल लेते हैं, ठीक है, H2O का रेशियो निकाल लेते हैं। H2O की बात करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। जब 1 है हमारे पास तो 1 का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक, इस चीज को भी याद रखना है। फिर क्या था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है हमारे पास, 1 कार्बन है, 1 कार्बन के कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 16 होते हैं। 1 ऑक्सीजन के परमाणु भार संख्या कितनी होती है, 16, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 44 हो जाएंगे, ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। जब हम टोटल इनको काउंट करते हैं, क्या करते हैं हम, इनको टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास कितना था, टोटल काउंट कर लेते हैं पहले। तो हम इसको टोटल काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना आया था, कैल्शियम क्लोराइड का कितना आया था, पहले तो हम देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का कितना आया था, 111, ठीक है। फिर उसके बाद में H2O का कितना आया था, ठीक है, H2O का कितना आया था, 18 आया था, वो तो होता ही है, हमने आपको बता रखा है। CO2 का कितना आया था, 44 ग्राम। हम इनको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है।
अब टोटल जब करेंगे तब देखते हैं कितना आता है, 173। कितना आया है, 173 आया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भी रेशियो सही है। कितना हो जाएगा, 173, और हमारे पास अभिकारक में भी कितना आ रहा था, 173 आ रहा था। तो ये भी हमारा क्या हो गई, अब क्रिया जो हमने ली है वो हमारी सिद्ध हो गई है। ठीक है, बैलेंस है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने तत्वों या यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। नोट, यह अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती हैं। निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, ऊष्मी, प्रकाशीय और विद्युत अपघटनी, 3 प्रकार की होती हैं। हम चलो देख लेते हैं इनको कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले किसकी बात करेंगे, ऊष्मी अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्मी अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं। हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर या कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अपघटित हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या लिया है, CaCO3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। ठीक है, ऊष्मी अपघटन हो रहा है तो सीधी सी बात हम इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस, ये क्या होगी, ऊपर निकल जाएगी और ये क्या होगा, अवक्षेप बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम एरो दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभिक्रिया होती है। उदाहरण संख्या 2, फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, एक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट FeSO4, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक, इसका रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, याद रखना है, इसका फेरस सल्फेट का जो है हरा रंग होता है, और इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो हम देखते हैं ये क्या होगा, Fe2O3। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, Fe2O3 में टूट जाएगा, जिसका क्या रंग, भूरा रंग हो जाएगा। कैसा रंग, भूरा रंग। ठीक है, भूरा हो जाएगा। ये कैसा रंग होता था, हरा रंग। ठीक है, हरा रंग, और ये किस में टूट रहा है, भूरा रंग में। और उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, प्लस क्या प्राप्त होगी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO3 प्राप्त होगी। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। प्रकाश अपघटन, ठीक है, फोटोलाइसिस, जब अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो प्रकाश अपघटन कहलाती है। कोई भी अभिक्रिया क्या है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर होती है तो हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तो सूर्य का प्रकाश ग्रे स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। उपयोग की बात की जाए तो जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और उदाहरण की अगर बात की जाए तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण में हम क्या लेते हैं, 2Ag, ठीक है, Cl, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, सनलाइट में अभिक्रिया करा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराएंगे। जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराएंगे
तो 2Ag प्लस 2Cl, ठीक है, 2Cl बनेगा। Ag हमारे पास ठोस अवस्था में होता है और Cl गैस अवस्था में पाया जाता है। Ag को हम क्या कहेंगे, सिल्वर कहेंगे, और Cl को हम क्या कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे या क्लोरीन गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस कहते हैं। ये आपको शायद, आई होप आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कृपया करके अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें। विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी वियोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिनमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं या विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण संख्या ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से होता होगा हम ये भी समझ लेंगे। हम एक अपक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिया गया, अम्लीय जल। अम्लीय जल का मतलब क्या हुआ, जल जो है H2O ले लिया है, ठीक है, H2O ले लिया। इसमें हमने क्या किया है, विद्युत अपघटन करा रहे हैं। जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो 2H2 बनेगा प्लस 2O2 निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इस पे क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड, और इस पे क्या होगा, एनोड होगा। ये क्या होता है, जल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस कहते हैं। ठीक है, O2 को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस होती है, ये याद रखना आप। ठीक है, अब हम उदाहरण संख्या 2 देख लेते हैं। गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से होता है ये भी देख लेते हैं। हम पहले तो क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हमें पता होना चाहिए। हमें पता है 2KCl। ठीक है, 2KCl होता है। फिर क्या बनेगा, 2K बनेगा प्लस क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। ठीक है, 2 पोटेशियम KCl को क्या कहते हैं हम, 2KCl को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, और K को हम क्या कहेंगे, पोटेशियम कहेंगे। ठीक है, पोटेशियम कैथोड कहेंगे, पोटेशियम ठीक है, कैथोड, और इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीन एनोड, एनोड। ठीक है, एनोड होता है। अब बात करते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय का मतलब होता है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय यानी अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से होता है। हम इसको बहुत विधिवत से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमने उदाहरण संख्या ले लिया है। सोडियम सल्फेट लेंगे। सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2 सोडियम NaSO4। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं।
बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है BaCl2 होता है। फिर हम क्या कराते हैं, अब क्रिया करा देते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। यहाँ पे Na है, यहाँ पे Cl है, ये माइनस आयन में टूटेगा, ये प्लस आयन में टूटेगा, ये माइनस आयन में टूटेगा, ये प्लस आयन में टूटेगा। तो हम देखते हैं कि ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। तो अब देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया है हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम, साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक, जो हम लोग खाते हैं वही, उसी का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। क्या देखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में क्या होगा, जैसे कोई भी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो उनमें क्या होगी, अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये आपको याद रखना। हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे, CH4 लेंगे। CH4 क्या होता है, मेथेन गैस होती है, मेथेन गैस। इसको हम बायोगैस भी बोल सकते हैं, गोबर गैस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेथेन गैस ली है हमने। अब मेथेन गैस को प्लस क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, लिख भी देते हैं। ठीक है, फिर हम अभिक्रिया कराएंगे। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। प्लस जो हमें बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास में H2O बनेगा, H2O, यानी इसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस क्या बनेगा हमारे पास, प्लस क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, अब ऊष्मा शोषी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ऊष्मा शोषी देख लेते हैं। ऊष्मा छिपी हम देख चुके हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हम एक अभिक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, या एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम एक अभिक्रिया करा लेते हैं। हम अभिक्रिया कराएंगे 2HgO, इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। प्लस क्या लेंगे, हम ऊष्मा लेंगे। ठीक है, ऊष्मा की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा लेंगे। फिर हमारे पास क्या बनेगा, 2Hg यानी मरकरी। हमारे पास ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। अब ये क्या है, हमारे पास मरकरी है। क्या है, मरकरी। इसको हम दूसरे नाम से पारा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर प्लस क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये याद रखना। नोट देख लेते हैं। नोट, प्राकृत में गैसों का दहन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऊष्मा शोषी होती है। और जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। और प्रकृति में गैसों का दहन जो होता है वो भी कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा होता है।
ठीक, इस चीज को याद रखिएगा आप। अब हम क्या करेंगे, इससे मिलते जुलते हुए हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। साथ में श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। अभी हमने आपको बताया था कि श्वसन क्या होता है। श्वसन प्रक्रिया किस तरीके की होती है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन है बी अपचयन, ऑप्शन है सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन है डी ऑक्सीजन। तो सही उत्तर हमारा क्या है? श्वसन एक क्या होती है? ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, ये हमने आपको बताया था। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से देख लेते हैं, निम्न में से मेथेन गैस का सूत्र कौन सा है? हम पहले देखेंगे ऑप्शन ए कॉपर, Cu का क्या होता है? कॉपर का होता है, ठीक है। और CH4 क्या होता है? बायोगैस होता है, हमने अभी आपको बताया था, बायोगैस, या हम इसको गोबर गैस बोल सकते हैं, गोबर गैस। तीसरे नाम से इसको क्या कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस भी बोल देते हैं, मीथेन गैस भी होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम गैस होती है, अमोनियम गैस। और ये क्या होती है हमारे पास? Cl2 क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस। तो हमारे पास सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CH4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपके पास, ए अपचयन, ऑप्शन है बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन है सी उभय, ऑप्शन है डी ऊष्माक्षेपी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ZnSO4 जिंक सल्फेट का रासायनिक नाम बताइए। ZnSO4 का रासायनिक नाम बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया जिंक ऑक्साइड, ये गलत है, ठीक है। ZnO होना चाहिए था इसका सूत्र, जिंक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जिंक सल्फेट, ये सही है। और ऑप्शन है डी जस्ता क्लोराइड, जस्ता को हम Zn बोलते हैं, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, परंतु यहाँ पे क्लोराइड दिया है इन्होंने, तो Cl हो जाएगा ना, Zn Cl हो जाएगा, तो तब जाके ये सही होता, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सही उत्तर कौन सा है? सी सही है। कौन सा? जिंक सल्फेट, ये हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन, वे अभिक्रियाएं जिन पदार्थों में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का हास्य हो या पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 2Cu प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? 2CuO, ये बनेगा, ठीक, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये हमारे पास क्या है? कॉपर है, और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये बनेगा हमें। Na सोडियम, सोडियम की हम जब अभिक्रिया कराएंगे तब क्या करेंगे? उसमें से क्या होगा? Na प्लस आयन जो होगा वो क्या करेगा? प्लस इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी देख लेते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? अपचयन, रिडक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास्य हो या हाइड्रोजन का योग हो, वे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से होता है ये। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिया है?
CuO कॉपर ऑक्साइड लिया है, क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है, प्लस क्या लिया है, H2। इसमें क्या है, हाइड्रोजन का योग है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं, हाइड्रोजन गैस कहते हैं। फिर देखते हैं जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, Cu प्लस क्या प्राप्त होगा, H2O। ठीक है, Cu को हम क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं, और H2O को क्या कहते हैं, हम जल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन और पदार्थ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2I यानी आयोडीन, प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे, Cl2 लेंगे। ठीक, जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, 2Cl माइनस आयन प्लस I2 बनेगा। इसमें क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा, अपचयन, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी पैकिंग में ऑक्सीजन को, मतलब क्या करते हैं, जब हम आलू का जो चिप्स का पैकेट होता है, आलू वाली चिप्स का पैकेट जो होता है, उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें एक गैस भरी होती है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस भरी होती है। अब ऑक्सीजन गैस को हम हटा के ऐसी कौन सी गैस को भर देते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक खराब ना हो, हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक, कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया, ये आपसे पूछा गया, लोहे पर जो जंग लगती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है प्लस HCl। जब ये आपस में अब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NH4Cl2 Cl बनाएंगे। क्या बनाएंगे, NH4Cl बनाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है, अमोनियम ऑक्साइड, ये गलत है, ए वाला। ऑप्शन बी अमोनियम सल्फाइड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ये सही है। ऑप्शन डी गंधक, ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसादर, ये याद रखना। ठीक, इसको हम दूसरे नाम से नौसादर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक लवण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक लवण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया है, बहुत पहले ही बताया है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक गलत हो जाएगा, ऑप्शन है बी। अभिकारक सही हो जाएगा, अपचायक गलत हो जाएगा, क्रियाफल ये भी गलत हो जाएगा। क्रियाफल का मतलब क्या होता है, उत्पाद, दूसरे नाम से हम इसे उत्पाद बोल सकते हैं। ठीक है, और अभिकारक को हम क्रियाकारक बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, क्रियाकारक। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ये इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिकारक। अब देख लेते हैं, आलू चिप्स निर्माता द्वारा चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया भी था। तो हाइड्रोजन गैस, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी गलत हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस ये सही हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड गैस ये भी गलत हो जाएगी। तो हमारा इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये हमने अभी आपको बताया भी था। फिर देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। सोडियम यानी NaSO4, ठीक है, या दूसरे नाम से Na2SO4 हो सकता है। ठीक है, Na2SO4 हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ए ऑप्शन गलत हो गया, Na2SO4 ये भी सही है, NaCl ये भी गलत है, सोडियम क्लोराइड होता है। BaCl ये भी गलत है, बेरियम क्लोराइड ये भी होता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, Na2SO4। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो।